नमस्कार। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो विज़न है, जो उद्देश्य है, वो जो बच्चे सेल्फ स्टडी से सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए इतिहास सब्जेक्ट को लेकर जो भी दिक्कतें उनके साथ आती हैं स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, आफ्टर ट्वेल्थ, या जो बच्चे आफ्टर ट्वेल्थ तैयारी करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान को निकालना इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है। मैंने इस वीडियो को बनाते समय उन बच्चों के क्वेश्चनों पे रिसर्च करके थोड़ा सा बारीकियों पे ध्यान दिया है, जो बच्चे इतिहास को कम समय में समझना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे समझेंगे कैसे। और देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बेसिस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो शायद वो कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी क्लियर तरीके से आ जाता है। तो जो बच्चे सर्च करते हैं गूगल पे कि आईएएस की तैयारी कैसे करें, पढ़ें कैसे, तो उनको मैं बता दूं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। देखिए, हर बच्चा अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता है, हर बच्चे की थिंकिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी थिंकिंग को मिलाने की कोशिश करी है। जो भी आपको इसमें से एक अच्छी अप्रोच लगे, आपके अकॉर्डिंग लगे, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को एक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करी है कि आप इतिहास की तैयारी कम समय में अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कोई टॉपिक उठाना है। मैंने इस वीडियो के लिए महात्मा गांधी, जो कि महान व्यक्तित्व रहे हैं इतिहास में, उनका टॉपिक उठाया है। देखिए, महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व की तरह इतिहास में है कि उन्होंने इतिहास को डिवाइड कर दिया है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, इतिहास डिवाइड हो चुका है महात्मा गांधी के कारण। क्योंकि पूरी हिस्ट्री में, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंसेंट हिस्ट्री हो या मिडिल हिस्ट्री हो, पूरी हिस्ट्री में केवल महात्मा गांधी ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके नाम पे एक युग का नाम पड़ा है, यानी कि जिसे गांधी युग बोला है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोग जब स्टडी शुरू करते हैं, मान लीजिए मैंने महात्मा गांधी लिया है, या आप कोई भी एक पर्सनैलिटी उठा सकते हैं पूरी हिस्ट्री की। आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं? आप बेसिक्स क्वेश्चन जनरेट करिए उनके लिए। बेसिक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको डीपली समझा सकती है, आपको क्लियर कर सकती है। मैंने यहाँ क्या करा है, महात्मा गांधी जी के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को शामिल करा है। देखिए, भारत में आने के बाद, यानी कि जब महात्मा गांधी भारत में आए और कांग्रेस में शामिल हुए एक सदस्य के रूप में, और उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर क्या करा, टेबल देख लीजिए। मैंने एक छोटी सी टेबल क्रिएट करी है, गांधी जी कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के बाद। बेसिकली गांधी जी जब कांग्रेस के साथ थे तो मैंने उसका एक मॉरल निकाला कि देश की बात करी, समानता की बात करी, राष्ट्र की बात करी और एकता की बात करी। जब गांधी जी कांग्रेस से अलग हुए तो उन्होंने एक हरिजन समाज पार्टी की स्थापना करी, यानी कि उन्होंने एक विशेष समुदाय के लिए एक नॉर्मल अप्रोच कांग्रेस के बाद अपनी राजनीति में दिखाई, अपने सामाजिक कामों में दिखाई। और उनके जो भी काम रहे हैं, उन्होंने इस कामों को डिवाइड कर दिया। देखिए, यहाँ पे हमारा विज़न क्लियर हो चुका है कि हमें गांधी जी के बारे में क्या पढ़ना था। ये केवल एक मैं आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इस बेसिक्स कॉन्सेप्ट में आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि हमें अपने नोट्स और स्टडी को समझना कैसे है। देन मैं नेक्स्ट चलता हूँ। देखिए, नेक्स्ट मैंने कहा है कि गांधी जी को समझने के लिए हमें उनके काल या युग को समझना पड़ेगा। अब ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन से हमने क्या समझा है कि गांधीवादी युग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, या फिर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें गांधी जी तो इन्वॉल्व थे, लेकिन गांधी जी के साथ साथ कई लोग और भी इन्वॉल्व थे। तो मैंने क्या करा, मैंने पूरी हिस्ट्री में जहाँ जहाँ गांधी जी का नाम था उसको टिक करके उस नॉलेज को उठाया और आपके सामने अपने कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए उसे रख दिया। इससे मुझे क्या सिंप्लीफिकेशन हो गया, इससे मेरा हिस्ट्री का सिंप्लीफिकेशन ये हो गया कि मुझे गांधी जी के, या ध्यान के, ओनली गांधी जी के कामों के बारे में पता लग गया कि ये काम एग्जैक्टली गांधी जी ने ही करे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, सिंगल लाइनर नोट्स उठाए और मैंने जहाँ जहाँ गांधी जी लिखा हुआ था उन सबको उठा के एक नॉलेजेबल क्वेश्चनों में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, आगे चलते हैं। बट हमें गांधी जी को ढंग से समझने के लिए उनके जितने भी कार्य इतिहास में हैं, उन्हें हमने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया।
ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे शुरुआती दौर में हैं, सिविल सर्विसेज की केवल तैयारी करना चाहते हैं, उनका अटैम्प्ट से कोई लेना नहीं है, केवल तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआती बच्चों के लिए जितनी बारीकी हो सके, जितना बेसिक्स हो सके, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पूरी हिस्ट्री केवल 3 या 4 टॉपिकों पे बटी हुई है: राजनीतिक कार्य, सामाजिक कार्य और आर्थिक कार्य। अगर हम किसी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं तो उस पर्सनैलिटी ने, यानी कि उस व्यक्तित्व ने पूरे इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों को बड़े सटीकता से बैलेंस बना के रखा हुआ है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने इन तीनों कामों को इतना बैलेंस और एक्यूरेसी के साथ करा है कि उन्हें इतिहासकारों को एक युग का नाम देना पड़ा। अब हम सबसे पहले समझेंगे राजनीतिक कार्य। छोटा सा मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें पढ़ा हुआ समझना कैसे है। देखिए, हर लाइन का मतलब कैसे समझना है। मैंने राजनीतिक काम उठाए, तो मैंने राजनीतिक काम उठाने के लिए सबसे पहले मैं गांधी जी के भारत आगमन पे प्रकाश डालता हूँ। भारत आने पर उनका संपर्क हुआ जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी से। अब काफ़ी बच्चे जानते हैं, या आप लोग स्टडी में भी पढ़ते होंगे, कि गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक गुरु। इसका मतलब ये रहा है कि गांधी जी ने राजनीति के जो भी काम सीखे, जो भी दांवपेच सीखे, वो गोपाल कृष्ण गोखले को ही फॉलो करते रहे। उनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में भाग लिया और वह भारत में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। जी हाँ, यहाँ पर एक वर्ड आया है, सक्रिय राजनीति। देखिए, इस सक्रिय राजनीति पे पीसीएस और आईएएस यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सक्रिय राजनीति होती क्या है? अगर आप किसी दल के नेता हैं, आप किसी एनजीओ के अध्यक्ष हैं या संस्था के कोई भी सदस्य हैं, और आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू समाज का विकास कर रहे हैं, समाज के विधान का फॉलो कर रहे हैं, या फिर किसी भी जन समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में आप उस संस्था में हैं, आपको सक्रिय राजनीति में बोला जाएगा। और आपकी सक्रिय राजनीति की जो वैलिडिटी रहेगी, यानी टाइम पीरियड रहेगा, वो तब तक रहेगा जब तक आप उस संस्था में हैं। जैसे कि गांधी जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी, और जिस दिन से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी और जब तक उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र नहीं दिया या वो अलग नहीं हुए, तो वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड कांग्रेस की या गांधी जी की सक्रिय राजनीति में जुड़ता है। सिविल सर्विसेज में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं गांधी जी के अलावा कि जवाहरलाल नेहरू की सक्रिय राजनीति पर प्रकाश डालिए या वल्लभ भाई पटेल की सक्रिय राजनीति पर प्रकाश डालिए। तो उनके लिए बैलेंसिंग इक्वेशंस यही होगी कि उन्होंने कांग्रेस के साथ, यानी कि कांग्रेस संवैधानिक जो संस्था हमारी रही है, जो एओ ह्यूम जी ने 1885 में जो कांग्रेस को बनाया, बिल्डअप करा, उसमें आने के बाद और उससे इस्तीफा देने से पहले, ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने वो ज्वाइन करी और जब उन्होंने छोड़ दी, उस बीच के टाइम पीरियड को सक्रिय राजनीति में गिनते हैं। तो विज़न काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपके कि हमें गांधी जी को समझना कैसे है। अब मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, मैंने नोट्स बनाते समय क्या करा है, आप लोगों के लिए मैंने नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोग इस नोट से केवल ये पता लगाने की कोशिश करें कि हमें स्टडी को समझना कैसे है। देखिए, पहला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? अब गांधी जी को महात्मा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। देखिए, इस क्वेश्चन को आज तक आपने जब भी पढ़ा है, काफ़ी लोग ज़्यादा भी जानते होंगे इससे, लेकिन मैंने इसको छोटे से पार्ट को उठाया है ताकि आपको केवल समझा सकूं कम टाइम में ज़्यादा बात। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा। इस क्वेश्चन से मैंने जो सीखा वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी चंपारण सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी को महात्मा का नाम दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, और जब उन्होंने वो नेतृत्व उसका करते हुए किसानों को उनका हक दिलाया, उससे इंस्पायर होके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो यानी कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और 1915 से लेकर 1917 तक उन्हें केवल उनके नाम से ही जाना जाता था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो कई बार आईएएस ने इस बारीकी को बड़े तरीके से बच्चों से पूछने की कोशिश करी है, उनकी नॉलेज छांटने की कोशिश करी है कि उन्होंने क्वेश्चन ऐसा सेटअप करा है कि बच्चे को ये पता हो कि 1917 से पहले क्या उन्हें महात्मा बोला जाता था या नहीं। तो मेंस में
आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अधिकतर लोग उनके नाम को फॉलो नहीं करते हैं। अधिकतर बच्चे ये नहीं जान पाते हैं कि कब उन्हें महात्मा बोला गया और कब उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोला गया। तो आज आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरे इस टॉपिक पे। मैंने काफ़ी ज़्यादा कम समय में ज़्यादा बातें बताने की कोशिश करी हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी करके। तो इस क्वेश्चंस को प्लीज़ जॉट डाउन कर लीजिए, क्योंकि 1917 से पहले आप जब भी गांधी जी के बारे में अब पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, तो उन्हें महात्मा गांधी नहीं बोला जाता था। उन्हें 1917 के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद भारत में महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। अगली अप्रोच मेरी देखिए, मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन पुट अप नहीं करा है, इसमें मैंने एक इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है केवल महात्मा गांधी के बारे में ही। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। देखिए, कांग्रेस एक संवैधानिक संस्था थी जो कि एओ ह्यूम जी के द्वारा स्थापित करी गई थी। तो उसको हमारे भारत के जितने भी समस्याएं थी या जितने भी हमारे घटनाक्रम चल रहे थे, तो उस पर चर्चा करने के लिए उनका अधिवेशन हुआ करता था। तो गांधी जी ने पहली बार 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनशा वाचा ने करी थी। गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में 1901 में भारत आए। देखिए, ये चारों इन्फॉर्मेशंस एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको करना क्या है, इसको ढंग से समझना है। देखिए, इसको समझ कैसे सकते हैं, एक क्वेश्चन जनरेट कर लीजिए कि भाई गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में थे, क्योंकि वो तो 1915 में भारत आए, तो वो उन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन अटेम्प्ट कैसे कर लिया। तो देखिए, नीचे सबसे लास्ट वाली लाइन पर जाइए, आप उल्टे से ऊपर जाइए। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में 1901 में भारत आए थे। तो इसका मतलब ये है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, प्रवासी जीवन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आप किसी देश के नागरिक हैं और आप किसी इम्पोर्टेंस या फिर किसी कानूनी काम से विदेश में रहते हैं, वीज़ा के थ्रू रहते हैं, तो आपको प्रवासी बोला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं कि गांधी जी के आगमन के कारण ही 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत आए, तो उसी दिन 2003 से हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हुआ था क्योंकि काफ़ी कम लोग जानते थे कि भैया गांधी जी वापस आए थे कुछ दिन के लिए। तो इससे आपकी इन्फॉर्मेशन गेन हो गई होगी, नॉलेज गेन हो गई होगी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। देखिए, मैंने नेक्स्ट में क्या करा, नेक्स्ट में मैंने एक बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को जगह दी है। और ये जो क्वेश्चन रहा है गांधी जी की लाइफ का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से रहा है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, जो डरबन में है दक्षिण अफ्रीका में, 1904 में एक आश्रम स्थापित करा। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया प्रथम आश्रम था जो साउथ अफ्रीका में खोला गया। फिनिक्स को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। अब देखिए, ये तो मैंने इसको पढ़ लिया, अब इसे समझेंगे कैसे। इसका मतलब ये हुआ इस पूरे क्वेश्चन का कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो भी आश्रम खोलने की शुरुआत करी वो 1904 में करी, जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। और वो पहला आश्रम जो उन्होंने खोला वो था फिनिक्स। यानी कि जो महात्मा गांधी जैसे हिंदुस्तान में उन्होंने आश्रम खोले हुए थे, साबरमती आश्रम, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ का केंद्र रहा करते थे, तो उन्होंने जो भी साउथ अफ्रीका में नस्ल भेद या रंग भेद के लिए काम करा, तो वहाँ पर भी लोगों को संगठित करने के लिए उन्होंने पहला आश्रम, उनकी लाइफ टाइम का यानी कि जीवन काल का पहला आश्रम था फिनिक्स। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने यहाँ पर भी एक इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करी है। मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ आपको। मैंने क्या करा है, मेरे पैटर्न को समझने की कोशिश करिए कि आप अगर बिगिनिंग में हैं तो देखिए, आपको अपनी प्रिपरेशन का थोड़ा सा टेक्निक बदलना पड़ेगा बच्चों। होता क्या है कि आपने कई सारे ISPCS के इंट्रो देखे होंगे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेस आपको बताई हैं, लेकिन किसी ने भी बारीकियों से उसको डिस्कस नहीं करा, या बारीकी से ऐसा कह सकते हैं कि हम नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर मैं बारीकियाँ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि आप उन बारीकियों को समझें। इस वीडियो को जब आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बारीकियाँ समझ में आएंगी कि मुझे लिखा हुआ केवल पढ़ना नहीं है। अगर मैं उसको समझ सकता हूँ और उसको रिलेट कर सकता हूँ अपने सिलेबस से, तो आप कुछ ही दिनों में हिस्ट्री के मास्टर भी बन सकते हैं। यानी कि आप PCS या IAS के मेंस तक भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और देखिए, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ही हमें बड़े बड़े मुकाम पे लेके जाती हैं। ये आपने मोटिवेशनल स्टोरी में सुना होगा।
तो यही कोशिश मेरी आपके साथ रही है इस वीडियो के माध्यम से, और आप फोकस करते रहिए, मैं आपको कंटिन्यू उसको अप्रोच कराता रहूँगा। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? यहाँ पे इस क्वेश्चन को जनरेट करने का मोटो मेरा फिर से वही है कि आप इस वर्ड को समझें, क्योंकि मेंस आपसे काफ़ी बारीकी पूछना चाहता है और प्री भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करता है। देखिए, सत्याग्रह समझ लेते हैं गांधी जी की नज़रों में था क्या। गांधी जी सत्याग्रह को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते थे। गांधी जी की विचारधाराएं काफ़ी कम लोग समझ पाए हैं, या फिर काफ़ी कम लोगों ने उनकी विचारधारा के बारे में पढ़ा है। आज मैं उनकी विचारधारा भी आपको इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, उनके नज़रों में सत्याग्रह क्या था? उनकी नज़रों में सत्याग्रह ये था कि कोई भी वस्तु या कोई भी उद्देश्य अगर वो सत्य है, यानी कि वो सच है, यानी कि आप ये ऐसे मान लीजिए कि सन पूरब से उगता है, सभी को पता है कि सन पूरब से उगता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। तो ऐसे ही एक जन समूह का कोई भी अप्रोच जो काफ़ी ज़्यादा जन समूह को फॉलो करता हो, जो सभी के लिए सही हो, तो गांधी जी ऐसी चीज़ को सत्य मानते थे। जैसे हमारी देश की आज़ादी, शोषण के विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठाते थे, तो उसको सत्य मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाले बल से है, यानी कि नैतिक चीज़ों से है कि आपको सामने वाले को ना तो अहिंसा ना तो हिंसा दिखानी है और ना ही आपको उसे टीस करना है, या कि आपको उसे हार्मफुल करना है। आपको उसको प्यार से सत्य के साथ चल के उस रास्ते पे अपने मनोबल से उसे बताना है कि भाई हमारे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आप हमें दे दो। तो महात्मा गांधी ने भारत स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण जो बिहार में है पहला सत्याग्रह प्रारंभ करा, और गांधी जी का यही भारत के अंदर पहला सफल सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने किसानों को उनका हक दिलाया। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें पता लग गई होंगी कि गांधी जी सत्याग्रह का यूज़ कैसे करते थे। और चंपारण जब आंदोलन हुआ तो उसमें किसानों का जो भी उन्होंने कर माफ़ कराया, उनको गांधी जी के आर्थिक कामों में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं फिर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें पढ़े हुए को समझना कैसे और अपने नोट्स की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, जिससे कि हम हिस्ट्री के इतने बल्क सिलेबस को कॉम्पैक्ट करके अपने दिमाग में अट्रैक्टिव तरीके से बैठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देख लीजिए और ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़ आप मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बोलने पे इसमें ज़्यादा फोकस करा है, मैंने वॉइस वोकल पे, यानी कि मौखिक ज्ञान पे। मैंने लिखा हुआ इतना नहीं है, केवल फिर भी मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी और चीज़ क्लियर होंगी। हुआ क्या है कि निम्नलिखित सत्याग्रह में से, अब सत्याग्रह की हमें डेफिनेशन मिल चुकी है कि भैया गांधी जी सत्य का आग्रह करते थे बिल्कुल शालीनता से। किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं करा है? गांधी जी ने किसका नेतृत्व नहीं करा है? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारडोली आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी का नेतृत्व किया है। बट जो बारडोली सत्याग्रह है 1928, उसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया है, वो किया है उनके सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्री में भी आते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी क्वेश्चन के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये रही थी कि 1921 में जब असहयोग आंदोलन चोरी चौरा कांड की वजह से बंद हो गया था, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह चलाया था। बट बारडोली सत्याग्रह के बंद होने के कारण दोबारा से 1928 में उन्होंने वो शुरू करा और उसको सफलता मिली। बारडोली में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बारडोली की जो लेडीज़ें थीं, गांधी जी ने बारडोली की लेडीज़ों के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी थी जिसे उन्होंने विभूषित किया था। अगला देख लीजिए, मैंने दोबारा से एक इन्फॉर्मेशन ऐड करी है। सरदार की उपाधि थी, ध्यान रखिएगा, उन्होंने सरदार की उपाधि गांधी जी ने बारडोली की महिलाओं के कहने पर दी थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सिविल सर्विसेज में। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल का सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। गांधी जी जब सत्याग्रह छेड़ते थे तो उस रणनीति में
उनका अहिंसात्मक रवैया हर जगह रहता था, यानी कि अनशन, उपवास और हड़ताल। गांधी जी जब भी सत्याग्रह की रणनीति यूज करते थे किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए, तो उसमें हड़ताल उनका अंतिम लक्ष्य हुआ करता था कि भैया सबसे आखिरी में हम लोग हड़ताल को जनरेट करेंगे। ये क्वेश्चन सी और डी लेवल तक आता है कि हड़ताल को गांधी जी कौन से स्थान पे देखते थे, और गांधी जी उपवास को सर्वप्रथम मानते थे कि भैया उपवास रख लो तुम और अनशन कर लो, तो उसको वो पवित्र अस्त्र मानते थे। अग्नि अस्त्र उन्होंने नाम दिया था उपवास को। तो ध्यान रखिएगा, मेरे बोलने पे काफ़ी नॉलेज आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मौखिक ज्ञान पे इसमें फोकस करा है, काफ़ी सारे पहलुओं पर इसमें मैंने बारीकी से काम करा है, जिससे बच्चे काफ़ी ज्ञान और अर्जित कर सकते हैं अपने स्टडी पैटर्न में। अब देखिए फिर से यहाँ पर एक चीज़ आई है, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था। यहाँ पर हम सत्याग्रह सिद्धांत को समझेंगे। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में एक प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही गांधी जी की फिलोसफी का एक सत्याग्रह सिद्धांत था, उसको हम समझ लेंगे दोबारा से, तो काफ़ी हमारी गांधी जी के प्रति विचारधारा क्लियर हो जाएगी। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह सिद्धांत था, तो सत्याग्रह सिद्धांत का क्या उद्देश्य हुआ करता था? गांधी जी का कहना यह था कि भाई शत्रु को हमें पराजित नहीं करना है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना है और उसको अपने अनुकूल बनाना है प्यार से। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, देखिए दूर की सोच, कि अगर सामने वाले को लगता है कि भाई ये बंदा ठीक कर रहा है और ये मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रहा है, तो इट में भी पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि आप उसको एक अच्छी नज़रों से देखेंगे। और ये गांधी जी के अंदर जिसे कहते हैं व्यक्तित्व जो था उनका, इस गुण से भरा हुआ था। यही उनको सत्याग्रह सिद्धांत बोला गया, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा आजकल हमने गांधी जी के कुछ मूल कर्तव्यों को शामिल भी करा है अपने संविधान में। तो कई बार जैसे सिविल सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। कई बार जैसे आप प्यार से कोई मैटर निपटा देते हैं, किसी का भी नुकसान नहीं होता, तो समाज को आगे बढ़ाने में, समाज में प्रगति लाने के लिए सत्याग्रह सिद्धांत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आप काफ़ी चीज़ें समझ रहे हैं गांधी जी के बारे में। अब देखिए मैंने करा क्या, नेक्स्ट मैंने क्या करा है, मैंने वन लाइनर नोट्स उठा लिए। काफ़ी बच्चे COD के वन लाइनर नोट्स पढ़ते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप वन लाइनर नोट्स पढ़ें, तो उस नोट्स को पढ़ने में दिक्कत आप लोगों के सामने ये आती है कि आपको वो नोट्स याद नहीं होते। होता क्या है, आप लोग उसको सीक्वेंस बना लेते हैं कि एक सीक्वेंस से बना के चलते हैं और याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले गांधी जी भारत आए, फिर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह करा, फिर उन्होंने अहमदाबाद मजदूरों की मील में 1917, 18, 19, 20 और 1921, 1924 ऐसे करके आप लोग एक पैटर्न बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है, सब कुछ मिक्स हो जाता है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। आपने देखा होगा मैंने पैटर्न नहीं बनाया है, मैंने इसलिए जानबूझ के इस पैटर्न को डिवाइड करा है। मैंने क्या करा है, वन लाइनर नोट्स में भी मैंने केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई हैं। और आप लोग जब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं उठाते हैं तभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा सकते हैं, जैसे मैंने उठाई हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। अब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, चलिए हमें पता लग गया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि भाई गांधी जी और इरविन समझौता 1931 में हुआ। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा? उन्होंने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा। देखिए इन चारों पांचों क्वेश्चनों में आप लोग केवल रीड कर रहे हैं। देखिए हमें करना क्या था, हमें इसको समझना था। गोलमेज सम्मेलन तो क्या था? देखिए गोलमेज सम्मेलन का नाम पे ध्यान दीजिए, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। एक गोल मेज के चारों तरफ अंग्रेज बैठते थे और वो गोलमेज सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते थे। हुआ क्या था कि 1930, 1930, 31 और 32, 1930, 1931, 1932 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। तो उन्होंने इंग्लैंड में यानी कि लंदन में उसको ऑर्गेनाइज करा। तो जो भी गोलमेज सम्मेलन हुए उनका मोटो ये था, अंग्रेजों का मोटो ये था, ब्रिटिश सरकार का मोटो ये था कि आप भारत से जो भी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ आए और हमसे भारत की जो भी दिक्कतें हैं वो डिस्कस करें, हम उनको वहाँ पे उसे अप्रोच कराएंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले में तो गांधी जी नहीं गए, दूसरे में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से वहाँ गए, लेकिन वहाँ पे गांधी जी की कोई बात नहीं सुनी गई, तो गांधी जी वहाँ से वापस आ गए। तीसरे में भी गांधी जी ने अप्रोच नहीं करा, ना ही कांग्रेस ने उन्हें अप्रोच करने का मौका दिया।
तो हुआ क्या था, जब गांधी जी वापस आए तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उससे ब्रिटिश सरकार की कमर टूट गई थी। तो फिर जो यहाँ के लॉर्ड थे, लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक टैक्टिक्स खेली। उन्होंने एक समझौता करा गांधी जी के साथ कि भाई आप ये आंदोलन बंद कर दीजिए और हम एक समझौता कर लेते हैं और आपकी बातें मान ली जाएंगी। तो हुआ क्या था, गांधी जी ने समझौता करा 1931 में। पूरे इतिहास में ये पहला ऐसे व्यक्तित्व था गांधी जी का जिससे किसी लॉर्ड ने समझौता करा था। चाहे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में उठा के देख भी सकते हैं, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी और COD के लेवल में ये क्वेश्चन इसलिए उठाया जाता है। तो गांधी और इरविन समझौता जब हुआ तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई 1931 में। इरविन ने, जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने हिंसात्मक कैदियों को छोड़ने से मना कर दिया था। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, हिंसात्मक कैदी। उन्होंने राजनैतिक कैदियों को छोड़ने के लिए हामी भरी थी। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें राजनीति नहीं है, राजनैतिक कैदी हैं, यानी कि जिन्होंने नैतिक तरीके से अपना आंदोलन आगे बढ़ाया था। और जो हिंसात्मक थे, जिनके ऊपर खून का केस चल रहा था या फिर कोई कांड चल रहा था, उनको छोड़ने से मना कर दिया था। तो पूरे इतिहास में गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के रूप में देखा जाता है। हालांकि बाद में ये 1931 के बाद जब थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गांधी जी की जब बातें नहीं मानी गई पूरी की पूरी, तो उन्होंने दोबारा से इसको शुरू भी कर दिया था। इसी समझौते की वजह से काफ़ी मनमुटाव रहा गांधी जी का कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने कई बार गांधी जी को अप्रोच करा कि भाई आप अच्छे अच्छे आंदोलन चलाते हैं लेकिन बीच में स्थगित हो जाते हैं। तो ये कई सारे मनमुटाव पूरी हिस्ट्री में रहे हैं। मेरा मेन मोटो आपको समझाना था और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ भी रहे होंगे। अगला देख लीजिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहली फर्स्ट लाइन में मेरी ये थी कि राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है वन लाइनर नोट्स में गांधी जी ने काला कानून किसको कहा, रोलेट एक्ट को। देखिए, अब ये वन लाइनर नोट्स है, आप इसको पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। इसको याद करने के लिए आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए, रोलेट एक्ट आया 1919 में। इसको नो दलील, नो अपील और नो वकील वाला कानून बोला गया। बेसिकली ये था क्या रोलेट एक्ट, आप किसी भी संदिग्ध को, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़, अब कोई भी बंदा अपराधी है घूम रहा है, उसको आप बिना किसी वारंट के, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के उसको पकड़ के उसके ऊपर केस कर सकते थे और वो अपने वकील से भी कोई भी वो नहीं ले सकता था। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि भाई ये हमारे संवैधानिक चीज़ों के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें निजता के अधिकार का हनन था। जैसे कि आपने देखा भी होगा, संविधान में हमें 4 तरीके की रिट्स मिल रखी हैं मूल अधिकारों के अंतर्गत, जिसमें हम अपनी सेफ्टी के लिए अपना वकील, अपनी दलील और अपनी अपील कर सकते हैं। तो वहाँ पे गांधी जी बिल्कुल एक वकील की तरह पेश आए, तो उन्होंने उसको काला कानून कहा। अब देखिए, सत्याग्रह सभा, अभी हम इतनी देर से सत्याग्रह पढ़ते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गांधी जी ने ही सत्याग्रह सभा की स्थापना करी थी और वो करी थी रोलेट एक्ट के विरोध में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह सभा, सभा देख लीजिए यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। सभा क्या होती है, देखिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सभा बेसिकली कोई सी भी सभा हो, ग्राम सभा, राज्यसभा, लोकसभा, सत्याग्रह सभा, सभा में एक पर्टिकुलर उद्देश्य मिलता है कि भैया आपको ये काम करना है और आप उसी काम पे डिस्कस करोगे। तो सभा में जो भी सदस्य उसके होते हैं उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आप इस पे काम करेंगे और वो काम होता है सभा का। चाहे वो राज्यसभा हो आपके संविधान में, लोकसभा हो, ग्राम सभा हो, उनके एक अपने पर्टिकुलर उद्देश्य होते हैं। वहीं पे सत्याग्रह सभा आपका शुरू हुआ और तो गांधी जी ने उसका गठन करा रोलेट एक्ट के विरोध में। अब देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये हम गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। इंडियन ओपिनियन, हिंदी मीडियम वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि वो पत्रिका, यानी कि जो भी बुक्स के नाम होते हैं, तो कैटेगरी COD, PCS वगैरह क्या करते हैं, उन बुक्स के नामों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा लैंग्वेज इशू आता है पत्रिका में, और ये आपको पता है, एक आधी कम से कम 2 या 3 नंबर की पत्रिकाएं ज़रूर आती हैं। तो इंडियन ओपिनियन यानी भारतीय विचार, ये पत्रिका किसने निकाली थी? ये पत्रिका महात्मा गांधी ने निकाली थी जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो इसको समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ये पत्रिका उन्होंने 3 लैंग्वेज में निकाली थी। एक तो गुजराती, एक तेलुगु और एक थी इंग्लिश। देखिए, 3 लैंग्वेज में उन्होंने निकाली। क्यों निकाली 3 लैंग्वेज में, इसका भी रीज़न है, समझ लेते हैं। कि तीनों लैंग्वेज में से गुजराती तो महात्मा गांधी को लोकल लैंग्वेज थी। उसके बाद तेलुगु, जहाँ पर वो रहते थे वहाँ काफ़ी मात्रा में तेलुगु लोग रहते थे। और इंग्लिश उन्होंने निकाली थी वहाँ की सरकारों के लिए, ताकि वो हमारे भारतीय विचारों को सुने, समझे और उस पर कम से कम अमल करें।
अब देखिए, एक उपाधि हमने आपको महात्मा गांधी की बताई और एक उपाधि राष्ट्रपिता की बताई। काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं कि भैया सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि जो थी, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कह के उन्हें बुलाया था। लेकिन काफ़ी कम लोग उसके पीछे की स्टोरी जानते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे। 6 जुलाई का दिन था 1944। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करा। भारत के स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, यहीं पर उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यहीं से उन्हें वो शब्द मिला, यहीं से उन्हें वो मान सम्मान दिया गया। और जब संविधान हमारा बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से विभूषित करा गया। आज भी हम उन्हें राष्ट्रपिता बोलते हैं। एक पिता की तरह उन्होंने हमारे देश को काफ़ी कुछ दिया है और वो इस उपाधि के हकदार भी हैं इतिहास में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो स्टडी पैटर्न है वो बदलता रहे। मैं फोकस कर रहा हूँ बदलने पे। देखिए, अगर आप सारे के सारे सब्जेक्ट एक ही अप्रोच से पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, और होता ही है ये। आपने क्या करा, थियोरटिकल भी एक तरीके से पढ़ लिया, ग्राफिकल भी उसी में थियोरटिकल तरीके से पढ़ लिया। जैसे ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफिकल पूरी ग्राफिकल होती है, लेकिन आप थियोरटिकल पढ़ लेते हैं। फिर आती है आपकी इकोनॉमिक्स, फिर आती है आपका कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए, पीसीएस या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो भी होते हैं वो आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं कि आपने कितना इस चीज़ को समझा है। क्योंकि अगर आपने इसको समझ के पढ़ा है तभी आप पीसीएस या आईएएस क्रैक कर सकते हैं, वरना आपने देखा होगा 4-5 साल लग जाते हैं बच्चों को। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, उनको इस बारीकी को समझने में ही 4-5 साल लग जाते हैं। तो प्लीज़ उसको फोकस करिए। थोड़ा सा आपको ये वीडियो समझना पड़ेगा। काफ़ी मेरा एफर्ट भी इसमें काफ़ी लगा है, और आप इस पर फोकस कर लेंगे तो काफ़ी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, 15 अगस्त 1947 आज़ादी के दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? काफ़ी कम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री में चर्चा करते हैं। गांधी जी देखिए भंविधान सभा के साथ नहीं थे। जब हम लोग आज़ाद हुए, जिस दिन हम आज़ाद हुए, तो केवल गांधी जी ही एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो पूरी लाइफ भर में, जीवन भर में हमारी आज़ादी के लिए लड़ते रहे। और जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ वो कलकत्ता में थे। उन्होंने सामाजिक कामों को अपने हाथों में लिया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली। और कहा जाता है हिस्ट्री में कि गांधी जी ने ही कहा था कि मैं इस बंटवारे को मान्य नहीं कर सकता। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहा था कि देश में इतना बड़ा बंटवारा हुआ, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। उन्होंने हमेशा एक राष्ट्र की कल्पना करी। तो ये एक भावुक क्षण था, काफ़ी भावुक क्षण था हमारे लिए भी, पूरे एक देश के सम्मानित नागरिक होने के नाते और देश के एक अच्छे नागरिक होने के नाते। महान भारत की जो कल्पना करी गई वो 15 अगस्त 1947 के दिन हुआ, जिसके आज हम लोग साक्षी हैं। अगला देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन कौन था? देखिए, चंपारण सत्याग्रह दोबारा आ गया, मैंने आपको बताया था। ये मैंने जो आपके स्टडी पैटर्न को बनाया है, काफ़ी लोग आपसे बोलते हैं कि आप लोग भी देखते हैं कि रिवीजन नहीं हो पाता। होता है कि आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आपका 3-4 दिन तक पढ़ने का मन नहीं करता। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आप क्वेश्चन वैसे बना लीजिए। क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप कि शुरू के 2 क्वेश्चन आप किसी और टॉपिक पे रखिए, तीसरा क्वेश्चन आप रिवीजन वाइज रख लीजिए कि जो पहले आपने लिखा था वो 4th पे आ जाए। तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और वो नाम आपको याद हो जाएगा, जैसे मैंने आपके साथ करा। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ये चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। इसमें आपके साथ गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के आदमी रहे हैं ये। इन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में कलकत्ता से कानून की पढ़ाई के दौरान अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी थे, काफ़ी एजुकेटेड भी थे। ये बिहार से बिलोंग करते थे बेसिकली। तो जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन को परवान पे चढ़ा रहे थे या फिर उसको नेतृत्व कर रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनकी काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि वहाँ के वो लोकलाइज बंदे थे। तो डाटा इकट्ठा करने में गांधी जी की हेल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। हिंद स्वराज, देखिए, ये एक बुक है गांधी जी की और इसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं टाइम की बाउंडेशंस पे ध्यान दे रहा हूँ। हिंद स्वराज जो है गांधी जी ने लिखी है, और गांधी जी ने ये पुस्तक कई बार
सिविल सर्विसेज में आई है कि किस जगह लिखी है, क्योंकि इस पुस्तक को लिखने की स्टोरी ही बहुत इंटरेस्टिंग है। गांधी जी ने एक्चुअली में ये पानी के जहाज़ में लिखी थी। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जब गांधी जी पानी के जहाज़ से इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे, तो आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड से अफ्रीका का सफ़र काफ़ी लंबा है, और उन दिनों होता क्या था कि लंबे लंबे सफ़र्स क्या होते थे, इकोनॉमिकल क्लास के कारण पानी के जहाज़ों में बिताया जाते थे। तो गांधी जी ने उस पुस्तक को, हिंद स्वराज को, उसी समय लिखा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा, आपको याद भी रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन फिर से दोबारा आया, रिवीजन के लिए मैंने इसको रखा है। कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया? यानी कि मुझे अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था इस क्वेश्चन को 1901 में कलकत्ता में। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं नीचे आया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? यानी कि वो जब दक्षिण अफ्रीका हिंदुस्तान से गए और वहाँ पर जब उन्होंने सारा का सारा नस्ल भेदी और जो भेदभाव होता था रंग रूप को लेके, और काफ़ी ज़्यादा रंग भेद की नीति वहाँ अपनाई जाती थी, तो वहाँ पर वो 21 साल तक आंदोलन करते रहे। 21 साल तक उन्होंने वहाँ पे अपना जीवन बिताया। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक रहे। एक टाइम पीरियड अगर मैं आपको बताऊँ तो वो 1894 से लेके 1894 से लेके वो 1915 9 जनवरी 1915 तक वो वहाँ रहे, और पूरे 21 साल तक उन्होंने वहाँ पे आंदोलन करे। नमक कानून, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक थ्योरी है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। नमक कानून मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा भरा हुआ बनाया है ताकि आपकी जो रीडिंग की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। नमक कानून गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के अंतर्गत तोड़ा गया? देखिए नमक कानून इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि एक स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आंदोलन 1930 में हुआ, उसके अंतर्गत हमने नमक कानून को तोड़ा गांधी जी के द्वारा। दांडी यात्रा इसी नमक कानून को बंद करने के लिए की गई थी। और 3 महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी द्वारा जो किए गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो प्रस्ताव, तीनों आंदोलन गांधी जी के राजनीतिक कामों में जोड़े जाते हैं। यानी कि ये जो तीनों आंदोलन हुए हैं, इस समय गांधी जी कांग्रेस के साथ थे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था सक्रिय राजनीति, तो ये इनके राजनीतिक कामों में जोड़ा जाएगा। अब समझते हैं नमक कानून क्या था। देखिए अंग्रेजों ने जो भी समुद्र के आसपास की जगह थी उस पर नमक पे भी कर लगाया हुआ था। अब हम सभी जानते हैं जैसे हमारे लिए पानी इतना इम्पोर्टेंट है, या कोई भी चीज़ जो एसेंशियल हो वो आदमी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, तो कहीं किसी भी देश का संविधान उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दे तो वो हद से पार हो जाता है, मतलब एक तरीके का शोषण हो जाता है वो। तो गांधी जी ने वो कानून तोड़ा और दांडी यात्रा शुरू करी। फेमस रही है दांडी यात्रा। इसमें गांधी जी के काफ़ी अनुयायी लोग उनके साथ यात्रा पे गए, और वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचे उन्होंने वो नमक कानून तोड़ दिया। तो मेन मोटो मेरा ये था कि आपको क्वेश्चन भी ऐसे बनाने हैं कि जहाँ पे कम से कम 5-6 चीज़ें आपको समझ में आ जाए बिगनिंग के लिए। देखिए जो न्यू कमर्स हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात कि मैंने इसमें नमक कानून को हाईलाइट करा है। आंदोलन कौन सा था जिसमें वो तोड़ा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दांडी यात्रा इससे संबंधित थी। तो आप काफ़ी चीज़ें इससे गेन कर सकते हैं। राजनीतिक कार्यों में हमने इसे जोड़ दिया। आर्थिक कार्यों में इसे कैसे जोड़ सकते हैं? जो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन थे वो प्रमुख आंदोलन थे जो हमने आर्थिक कार्यों में जोड़ा। अब देखिए आर्थिक कार्यों में थे कैसे ये लोग। इन्होंने, गांधी जी ने क्या करा, देखिए आर्थिकता का मतलब जान लीजिए जो चीज़ फाइनेंशियली कंडीशन से रिलेटेड हो, यानी कि पूंजी, व्यापार, बिजनेस, जो भी ये करता हो। तो लेकिन अब आप कहेंगे भाई गांधी जी, हम लोग कहेंगे चर्चा करेंगे गांधी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं करा हमारे देश के लिए। लेकिन देखिए गांधी जी ने करा क्या, जितने भी टैक्सेस थे उनको माफ़ कराया। तो जितने भी आप देखिए सिविल सर्विसेज में यही बारीकी पूछी जाती है कि जितनी भी टैक्सेस थे गांधी जी ने जो माफ़ कराए वो उनके आर्थिक कामों में जोड़े जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी महान विभूति हैं, अगर कोई भी आप हिस्ट्री में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके आर्थिक कामों को प्लीज़ डिवाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसे और बारीकी से समझाऊँ। नेक्स्ट देखते हैं, करो या मरो, ये नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव के दौरान दिया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में पास हुआ और करो या मरो का नारा गांधी जी ने उसी में दिया था। बेसिकली इसके क्वेश्चन के पीछे एक छोटा सा लॉजिक ये है। देखिए अभी तक आपने 3 आंदोलन पढ़े, मैंने यहाँ पर दे भी रखे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन
और भारत छोड़ो प्रस्ताव। देखिए, इन दोनों आंदोलनों से भारत छोड़ो प्रस्ताव अलग है। देखिए हुआ क्या था, ये केवल एक प्रस्ताव रखा गया था कि हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन हुआ क्या, जिस दिन 9 अगस्त 1942 को जैसे ही शुरू होने वाला था, ब्रिटिश सरकार ने सारे के सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया था। गांधी जी को आगा खां वाले जेल में रखा था और इसी कारण से वो प्रस्ताव ही रह गया था, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन हुआ या ऐसा प्रस्ताव हुआ कि उसमें कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता उस समय उनके में शामिल नहीं था। तो ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था भारत छोड़ो, तभी गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और असेंबली में यानी कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने 70 मिनट का जो भाषण दिया था, 70 मिनट तक उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें करो या मरो का नारा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच कही जाती है उनकी लाइफ टाइम पीरियड में। चलिए, सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका में करा था, ये आपको मैंने बता चुका हूँ मैं। केसरी हिंद, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें चलेंगी और हम लोग इसको केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को किसने प्रदान करी। देखिए काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है हिस्ट्री में, अगर आप उसे ढंग से नहीं पढ़ेंगे या समझेंगे नहीं तो आप आगे निकल जाएंगे। ये ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दी थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें क्यों दी थी, हुआ क्या था कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से आग्रह करा कि आप भाई ब्रिटिश सरकार की तरफ से सेना में भर्ती हुई है। तो कुछ भारतीय उन्हें सेना में भर्ती करवाने वाला सार्जेंट भी कहने लग गए थे। तो ब्रिटिश सरकार ने उनके योगदान से खुश होकर उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी और ये उपाधि उन्होंने जलियांवाला बाग कांड में वापस भी कर दी थी। ये एक बहुत ही ज़्यादा विभत्स घटना हुई थी जिसमें काफ़ी सारी उपाधियाँ जो हमारे बड़े बड़े नेता थे उन्होंने वापस कर दी थी ब्रिटिश सरकार को। साबरमती आश्रम जो गांधी जी का अहमदाबाद में है, उसका पुराना नाम सत्याग्रह आश्रम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना नाम उसका सत्याग्रह, उसकी स्थापना जो करी गई थी 1915 में सत्याग्रह के नाम से ही करी गई थी। देन 2 साल बाद वो साबरमती नदी के किनारे वो ट्रांसफ़र हो गया था नए नाम से, उसका नाम रखा गया साबरमती आश्रम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड, ध्यान दीजिएगा, रैमसे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक दंगे समाप्त करने के लिए 1932 की बात हो रही है यहाँ, और रैमसे मैकडोनल्ड कौन रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो मैंने फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, बिल्कुल नया पैटर्न ऐड हो गया है, 1 लाइनर नोट्स की जगह एक इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो इससे देखिए मैं पढ़ने में बोर भी नहीं हो रहा हूँ और ना ही मेरे रिदम टूट रही है, मैं समझ समझ के उसे आपको समझा रहा हूँ। मैंने हाईलाइट करी ये चीज़ें। देखिए सांप्रदायिक दंगे समाप्त करने के लिए, सांप्रदायिक दंगे होते क्या है, जब कोई संप्रदाय, जब 2 संप्रदाय एक विशेष मत को लेकर लड़ रहे हों आपस में, तो उसको सांप्रदायिक दंगे नाम दिया गया पूरे इतिहास में। तो रैमसे मैकडोनल्ड ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने सांप्रदायिक दंगे समाप्त करने के लिए मैकडोनल्ड अवार्ड, ये बहुत ही यूनिक वर्ड है इतिहास में, काफ़ी कम बुकों में इसका जिक्र मिला है। मैंने एनसीईआरटीज़ को भी देखा, एक विपिन चंद्रा की बुक आती है उसको भी देखा, तो मुझे एक बहुत पुरानी बुक में ये मैकडोनल्ड अवार्ड मिला और बड़े अच्छे से उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ था। तो इस लेक्चर को बनाने का उद्देश्य मेरा ये भी था कि मैं काफ़ी सारी किताबों की नॉलेज आपको एक साथ दे सकूं, लेकिन मैंने काफ़ी सारी किताबों की नॉलेज देने से पहले आपको ये सिखाया, ये समझाया कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको ऐसे पढ़ना है कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। मैकडोनल्ड अवार्ड्स, रैमसे मैकडोनल्ड के नाम से हमें याद रहेगा। उन्होंने क्या करा, इस अवार्ड का जो उन्होंने निर्णय लिया, ये एक तरीके से एक घोषणा समझ लीजिए आप, अछूतों को हिंदुओं से पृथक रखने का उद्देश्य, यानी कि अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया उन्हें, और सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इसी निर्णय को लेकर गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। देखिए आपने सुना होगा कि पूना पैक्ट एक समझौता हुआ था अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। भीमराव अंबेडकर जी ने अलग निर्वाचन की डिमांड गोलमेज सम्मेलन में भी करी थी और उन्हें वहाँ पे वो गोलमेज सम्मेलन में अधिकार मिल गया था। तो एक फैक्ट और भी है कि अंबेडकर जी ने 3 गोलमेज सम्मेलन अटेम्प्ट करे थे, गांधी जी ने केवल दूसरा करा था कांग्रेस की वजह से, और वहाँ पर भी उनकी बात नहीं मानी गई थी और वापस आने का उनका मेन मोटो यही था क्योंकि उनकी बात वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करी, उनकी विचारधारा नहीं रखी गई थी। तो जब पूना पैक्ट का रीज़न था वो मैकडोनल्ड्स अवार्ड से हम समझ सकते हैं, अछूतों को हिंदुओं से पृथक करने का उद्देश्य। और ये भी सबसे बड़ा फैक्ट है कि 1934 के बाद गांधी जी ने
हरिजन सेवा समाज की स्थापना करी और काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा है गांधी जी की लाइफ का इसमें। और पीसीएस में इस पर क्वेश्चन भी आ रखे हैं कई सारे, मेंस में इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, उन्होंने ऐसा जो निर्णय लिया। पहले वो कांग्रेस के साथ पूरे देश की बात कर रहे थे, इसलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आप मेरे बने हुए क्वेश्चन पे जाइए, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने उसकी स्क्रीनशॉट लिया या लिखा हो तो मैंने सबसे पहले डिवाइड ही यही करा था कि गांधी जी कांग्रेस के साथ क्या करा और गांधी जी ने कांग्रेस के बाद क्या करा। ठीक है, यहीं से आपका वो एक मोटो निकलता है। देखिए अगला देख लीजिए, साउथ अफ्रीका में क्या काम किया गांधी जी ने। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपकी नॉलेज गेन होगी। रंग भेद की नीति एवं मानव अधिकारों के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष करा। यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो रखा है। सत्याग्रह आंदोलन में वो 3 बार जेल गए, 20 वर्ष वहाँ रहे वो, 1915 को भारत आए, भारत वापस लौटे। उनका महत्वपूर्ण आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने एक आंदोलन करा था सविनय अवज्ञा के नाम से। बेसिकली उन्होंने रंग भेद और मानव अधिकारों के लिए वहाँ काम करा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सिडेंस आप सभी जानते होंगे कि भाई उनके पास फर्स्ट क्लास का पास था और वहाँ पे रंग भेद की नीति के कारण उन्हें उस ट्रेन से उतार दिया गया था। तो साउथ अफ्रीका में जब उनको ये चीज़ें झेलनी पड़ी तो अंदर से उनको लोगों के लिए लड़ने का एक जज्बा आया, एक भावना आई कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो वहीं से पहली बार उनको रंग भेद और नस्ल भेद की नीति का एक अच्छा नॉलेज हुई और उनके लिए उन्होंने काम करा उन लोगों के लिए। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये गांधी जी ने हमेशा राजनीति में नैतिक पक्ष को चुना और राजनीति पक्ष को समझने के लिए हमें उनके विभिन्न आदर्शों तथा नियमों को समझने की ज़रूरत है। राजनीतिक गुरु उनके जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, राजनीति के दर्शन के सच्चे उदारवादी थे। वह समय पर और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। वह साध्य और साधन दोनों की मित्रता में विश्वास करते थे। देखिए गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को जन कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के रूप में देखते थे। यहाँ पर हमने गांधी जी की विचारधारा को, यानी कि राजनीतिक विचारधारा क्या थी उनकी, राजनीतिक विचारधारा में सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनका पड़ा था गोपाल कृष्ण गोखले का। गांधी जी जब भी किसी राजनीतिक आंदोलन को शुरू करते थे तो वो जन कल्याण की बात करते थे, महान आदर्शों की बात करते थे, सत्य अहिंसा की बात करते थे। यही उनकी विचारधारा में, इसी विचारधारा को कई बार कांग्रेस ने नेगलेक्ट करा कि भाई ये लोग आंदोलन तो शुरू कर देते हैं लेकिन पूरा प्रॉपर वे में नहीं कर पाते उसे। तो यहीं से शुरू हुआ गांधी जी की विचारधारा समझने का सिलसिला, और जिन लोगों को गांधी जी की विचारधारा समझ में आई उन लोगों ने उनको फॉलो करा। कुल मिला के पूरा देश उन्हें फॉलो करता था क्योंकि वो सत्य अहिंसा के एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा माने जाते हैं। देखिए एक चीज़ आई है, गांधी जी की महत्वपूर्ण सुझाव वो रहा है हमारे पूरे संविधान में सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्तर पे ही ग्राम पंचायत को अपने गांव के प्रबंध के तथा प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना चाहिए। यानी कि वो राज्य विहीन देश चाहते थे, स्टेटलेस देश चाहते थे वो। उन्होंने राज्य की जो भी परिकल्पना थी उसको सिरे से नकार दिया था। उनका कहना यह था कि भैया किसी भी देश में केवल 2 सरकारें होनी चाहिए, एक तो केंद्र की और एक ग्राम की। मतलब बीच में राज्य की कोई रोल नहीं था क्योंकि वो राज्य को देश के लिए एक तरीके से कंट्रोवर्सी चल गई थी, काफ़ी मनमुटाव कांग्रेस के साथ उनका चला, तो वो स्टेटलेस देश चाहते थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उनकी विचारधारा समझने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इन बातों पे हम लोग चर्चा नहीं करते हैं जब, क्योंकि गांधी जी ने काफ़ी सारे मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान के लिए चुना था और वो मेरे ख्याल से 1950 के बाद के काफ़ी समय बाद उन्होंने उस मूल कर्तव्य को उसमें में जोड़ा, जो आज हम मूल कर्तव्य हम मानते हैं। बाकी देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं आपसे यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और बारीकियाँ और समझदारी के साथ उन पॉइंटों को मैं क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।